हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में टाइप ऑफ टॉर्ट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी हम लास्ट की क्लासेस में इंटेंशनल टॉर्ट की बात कर रहे थे, यानी कि जो टॉर्ट करने वाला, सिविल रॉन्ग करने वाला व्यक्ति है वो जानबूझकर टॉर्ट करता है, जानबूझ के इंटेंशनली जो है सिविल रॉन्ग करता है। तो अभी अगर हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात करें तो ये भी एक इंटेंशनल टॉर्ट की कैटेगरी में ही आता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक पर्सन दूसरे पर्सन पर द्वेषपूर्ण, मैलिशियस मतलब होता है द्वेषपूर्ण, यानी कि झूठा, आप कह लीजिए एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि झूठा मुकदमा जो है वो चलाने की, झूठा मुकदमा चलाने की जो है, झूठा मुकदमा चलाता है तो जो दूसरा बंदा है वो उसकी कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस जो है वो कर सकता है। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब क्या हुआ? आप इसको अगर हिंदी टर्म हम इसका देखें तो इसका हिंदी टर्म जो होता है वो है द्वेषपूर्ण अभियोजन। अभियोजन मतलब जो कानूनी कार्यवाही होती है, जो कोर्ट केस जो चलता है, प्रोसिक्यूशन इंग्लिश में हम उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो पिक्चर में जब केस की सुनवाई हो रही है, कानूनी कार्यवाही हो रही है, जो गवाह हैं उनसे जो जज है, जज के सामने वकील अपने अपने एस्पेक्ट जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो कानूनी कार्यवाही होती है इसको हम प्रोसिक्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम इसको अभियोजन बोलते हैं। और मैलिशियस का मतलब हो गया द्वेषपूर्ण, यानी कि दुर्भावना के साथ, एक्चुअल में सामने वाले की कोई गलती भी नहीं थी फिर भी उस पे झूठा केस जो है वो चलाया गया, तो इसको यहाँ पे बोला जा रहा है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। आई थिंक आपको टर्म समझ में आ गया होगा। मैलिशियस मतलब दुर्भावना, बुरी भावना के साथ, सामने वाले की गलती भी नहीं है फिर भी उसके ऊपर झूठा केस चलाया जा रहा है, तो ये एक सिविल रॉन्ग होता है अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर झूठा केस डालता है जबकि दूसरे व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। तो इस जब उसके साथ ऐसा होता है तो जो विक्टिम है, मतलब कि जो निर्दोष है, वो जो है पहले व्यक्ति पे दोबारा सिविल रॉन्ग के अंतर्गत, टॉर्ट के अंतर्गत जो है उसके ऊपर दोबारा केस डाल सकता है कि उसके ऊपर गलत मुकदमा चलाया गया था जबकि वो दोषी नहीं था। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल, यानी कि जो एक सिविल इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाय अ पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन विदाउट एनी एक्चुअल कॉज जस्ट टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर जो झूठा केस दायर किया है, चाहे वो सिविल रॉन्ग के ऊपर दायर किया गया हो चाहे वो क्रिमिनल रॉन्ग के ऊपर दायर किया गया हो, जबकि दूसरे व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, कोई कारण नहीं था, विदाउट एनी एक्चुअल कॉज, बिना किसी कारण के, केवल इसलिए दायर किया है पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर केस ताकि दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंच सके, उसकी जो आप कह लीजिए रेपुटेशन है, उसकी जो समाज में इज्जत है वो इज्जत पर दाग लग जाए, राइट, उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचे, इसलिए जो है एक व्यक्ति दूसरे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारी सोसाइटी में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो वो मुकदमा जो है जब चलता है तो उस व्यक्ति की जो इमेज है सोसाइटी में वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने गलती की हो सकती है, भले ही उसका जजमेंट ना है, लेकिन सोसाइटी की नज़रों में ये एक तरीके से देखा जाए तो उसकी इज्जत जो है चली जाती है। तो यहाँ पे झूठा मुकदमा दायर करने की बात की जा रही है, लेकिन झूठा मुकदमा, एग्जैक्ट झूठा मुकदमा इसकी हिंदी नहीं है, मैंने जैसा आपको बताया द्वेषपूर्ण अभियोजन, राइट।
दुर्भावना के साथ, बुरी भावना के साथ दूसरे व्यक्ति का बुरा करने के लिए उसके ऊपर अगर कोई केस डालता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि अननेसेसरी केस जो है एक निर्दोष के ऊपर जो है फाइल किया जा रहा है ताकि उसको जो है ट्रबल हो सके, परेशानी हो सके। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर झूठे मुकदमे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर, एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर अगर झूठा मुकदमा दायर करता है तो देखा जाए तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा कानून है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, अब्यूज़ ऑफ जुडिशियल सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पर एक इनोसेंट व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई है, राइट। जुडिशियल सिस्टम हमारा कहता है कि हमेशा जो निर्दोष है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत जो है एक इनोसेंट जो पीपल है, इनोसेंट व्यक्ति है, निर्दोष व्यक्ति है, उसको अपराधी करार जो है वो दिया जा रहा है, अपराधी ठहराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके टर्म्स देखते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो लास्ट टर्म में क्या लिखा है, अंडर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन द डिफेंडेंट बिकम्स द प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ बिकम्स द डिफेंडेंट। डियर, इसमें ना ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसके केस लॉ पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, प्लेंटिफ जो मुकदमा दायर करता है और डिफेंडेंट जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, जो जिसको अपना बचाव करना है, डिफेंस करना है, इसलिए उसको हम जो है डिफेंडेंट बोलते हैं। तो अब एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एग्जांपल लें, संता ने बंता के ऊपर झूठा मुकदमा डाला, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन डाला, राइट। तो मैं उतना डिफ़िकल्ट हिंदी टर्म यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं वो हिंदी टर्म यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो आपको समझ में आए, इजी हिंदी में मैं आपको चीज़ें समझाना चाहती हूँ, राइट। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमारा CS जो है, आप मैक्सिमम लोग आप में से इंग्लिश में ही कर रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ टर्म्स में दिक्कत होती है, समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी में जो लेक्चर है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो संता ने बंता के ऊपर जो है झूठा मुकदमा डाला, राइट। तो अगर संता ने बंता के ऊपर झूठा मुकदमा चलाया, तो जब उसने मुकदमा चलाया होगा तो संता क्या हो गया, हमारा प्लेंटिफ हो गया, और बंता हमारा क्या हो गया, डिफेंडेंट हो गया, राइट। लेकिन बंता तो निर्दोष था, वो जब कोर्ट से छूट गया, कानूनी कार्रवाई में उसको अपराधी साबित नहीं किया जा सका, तो क्योंकि बंता की रेपुटेशन पे दाग लग गया था, बंता की इज्जत पे दाग लग गया था, तो बंता ने अपनी कंपनसेशन के लिए दोबारा जो है, जब बंता निर्दोष साबित हो गया तो बंता ने, क्योंकि संता ने उसके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया था, तो बंता ने न्याय के लिए फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और संता के ऊपर केस डाला, क्योंकि उसके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया गया था। डैमेजेस लेने के लिए केस डाला, कंपनसेशन के लिए केस डाला। भाई पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो संता तो ये बार बार करता रहेगा। तो बंता के पास भी राइट है कि वो संता के ऊपर वापस जो है वो केस डाल सकता है, वापस केस डालेगा। क्यों? क्योंकि विक्टिम है। किस चीज़ के लिए विक्टिम है? क्योंकि उसके ऊपर संता ने झूठा मुकदमा चलाया था, जिसके कारण बंता की इज्जत पे दाग लगा, उसकी रेपुटेशन पे दाग लगा, उसको परेशानी हुई, मे भी कानूनी कार्रवाई में उसका खर्चा भी हुआ होगा, अपना वकील रखा होगा अपने बचाव के लिए, तो खर्चा भी हुआ होगा, मेंटल टेंशन उसको अलग से हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे जब बंता मुकदमे से, जो झूठा मुकदमा चलाया गया, अब झूठा है, और अगर बंता निर्दोष है और वो निर्दोष साबित हो जाता है, तो बंता के पास राइट है कि वो वापस हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत जो है संता के ऊपर केस
डाल सके, न्याय के लिए केस डाल सके, फॉर जस्टिस के लिए केस डाल सके। तो अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे बंता क्या बन गया? बंता जो कि पहले झूठे केस में डिफेंडेंट था, वो बंता अब क्या बन गया? प्लेंटिफ बन गया। और संता क्या बन गया? डिफेंडेंट बन गया। तो अब यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत सारे होंगे बंता के ऊपर, उसको बहुत सारी बातें जो है प्रूफ करनी होंगी। तो इसको हम बोलते हैं कि उसने न्याय के लिए जो दूसरा केस किया, न्याय के लिए उसको यहाँ पे हम बोल रहे हैं। अब ये दो टर्म मैंने आपको क्यों दिए, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी जब हम केसेस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बार बार प्लांटिव डिफेंडेंट आएगा, तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें पहले वाले झूठे वाले मुकदमे के हिसाब से प्लांटिव डिफेंडेंट देखना है कि हमें न्याय के लिए जो मुकदमा चला उसके हिसाब से प्लांटिव डिफेंडेंट देखना है। तो जब मैं आपको समझाऊंगी तो मैं यही पहले वाला केस होगा तो मैं आपको समझाऊंगी झूठा मुकदमा बोलूंगी उसको, और दूसरा वाला जब कानूनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग प्लांटिव और डिफेंडेंट की एग्जाम्पल या केस लॉ में बात चल रही होगी तो मैं बोलूंगी न्याय के लिए जो केस किया गया, जस्टिस के लिए जो केस किया गया। तो आपको एक टर्मिनोलॉजी मैंने समझा दी है और उसी के हिसाब से मैं अभी आपको आगे वाली स्लाइड्स जो है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपको इतनी बात जो है समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में डिफेंडेंट जो है, जब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आरोप लगाया जाता है, बंता ने संता के ऊपर क्या आरोप लगाया? बंता ने संता के ऊपर ये आरोप लगाया कि संता ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया था, जज साहब मुझे न्याय चाहिए, राइट। तो जब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आरोप लगाया जाता है तो जो डिफेंडेंट है, न्याय के लिए जो केस किया जाता है उसमें जो है पहले केस का जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ बन जाता है और पहले केस का जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट जो है बन जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर हम अपने लॉ को देखें तो सबसे पहली बात, अगर किसी ने किसी के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन डाला है, झूठा मुकदमा डाला है, तो उसको उसकी शिकायत, यानी कि जो दूसरा केस फाइल होगा न्याय के लिए, जस्टिस के लिए जो केस फाइल होगा वो विद इन अ ईयर, 1 साल के भीतर फाइल होना चाहिए। इसको याद कर लीजिएगा, आपके डियर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा कि विद इन अ ईयर जो है वो उसको केस फाइल करना पड़ता है, राइट। अब आगे क्या बोल रहे हैं? द पर्सन फाइलिंग द केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस। मैंने आपको ये बताया, संता ने बंता के ऊपर झूठा मुकदमा डाला तो बंता को कुछ तो नुकसान हुआ ना, उसकी रेपुटेशन का हुआ, उसका पैसे का हुआ, उसको जाके अपना काम धंधा छोड़कर जो है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, वकील के चक्कर लगाने पड़े, वकील को फीस देनी पड़ी, और मानसिक उत्पीड़न जो वो उसका हुआ वो अलग, राइट। तो मेंटल टेंशन भी तो होता ही है। अभी हम नेक्स्ट जो है उसमें नर्वस शॉक की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो डैमेजेस हैं, यानी कि जो दूसरी पार्टी है जिस निर्दोष के ऊपर झूठा मुकदमा चलाया गया था, उसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको नुकसान जो है हुआ है, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। खैर वो अभी हम एसेंशियल्स में भी आगे जाकर जो है वो देखेंगे। चलिए, अब हम आगे एसेंशियल्स पे आ गए कि जब हम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं और ये वाला केस जो है जब डाला जाता है तो यहाँ पे कौन कौन से एसेंशियल हैं जो प्लांटिफ को प्रूफ करने पड़ेंगे, प्लांटिफ को प्रूफ करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो प्लांटिफ वर्ड यूज़ हो रहा है, मैंने कहा था ना बर्डन ऑफ प्रूफ बंता के सर पे है। यहाँ पे जो प्लांटिफ वर्ड यूज़ हो रहा है वो न्याय के लिए जो केस किया गया है, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर जो केस डाला गया है, यानी कि दूसरा केस जो जस्टिस मांगने के लिए निर्दोष व्यक्ति ने जो डाला है केस, उसको हम यहाँ पे निर्दोष व्यक्ति जिसके ऊपर पहले केस में झूठा मुकदमा चलाया गया तो उस निर्दोष व्यक्ति ने जब, यानी कि बंता ने जब संता के ऊपर केस डाला, ये उसकी बात कर रहे हैं, जस्टिस के लिए जो केस डाला है। तो सबसे पहले बंता को प्रूफ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बंता को प्रूफ क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं बंता भाई साहब को क्या प्रूफ करना पड़ेगा। बंता will have to prove
पहली चीज उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहली चीज उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट अब यहाँ पे कौन है, संता है, कि संता ने उसके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया था, प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, उसके ऊपर अभियोजन हुआ था, राइट। मैं सीधे सीधे मुकदमा बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में आपको ये समझ में आता है टर्म। दूसरी चीज़ बंता भाई साहब को प्रूफ करना पड़ेगा जो मुकदमा चलाया था उसका जो कारण था वो कोई भी निश्चित कारण नहीं था, रीजनेबल कारण नहीं था, प्रोबेबल कारण भी नहीं था। यानी कि जिस बात के ऊपर जो दोष लगाया गया था, निर्दोष बंता पे संता ने जो दोष लगाया था, निर्दोष बंता पे संता ने जो दोष लगाया था वो दोष पूरी तरीके से रीजनेबल नहीं था और कहीं से सेंस नहीं बनता था कि वो काम जो है बंता कर सकता था, उसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं थी, उसकी संभावना भी नहीं थी, राइट। तो जो एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, यानी कि संता ने जो बंता के ऊपर दोष लगाया था वहाँ पे अगर कोई नॉर्मल सेंस वाला सबुद्धि वाला व्यक्ति अगर होता तो वो उसके ऊपर मुकदमा नहीं दायर करता क्योंकि एविडेंस नहीं थे, सबूत नहीं थे, राइट। तो एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, बंता को जब वो न्याय के लिए, जस्टिस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो उसको बोलना पड़ेगा संता ने मेरे ऊपर बेबुनियाद यानी कि बिना सबूत के, बिना रीजनेबल कारण के, बिना प्रोबेबल कॉज के इन्होंने मेरे ऊपर जो है कानूनी कार्यवाही करवाई थी और मुझ पे जो है चार्जेस लगाए थे, राइट। तीसरा क्या बोल रहे हैं, तीसरा बंता को क्या बोलना पड़ेगा कि संता का जो कारण था वो मैलिशियस था, मैलिशियस यानी कि दुर्भावना से, जलन से, आप कह सकते हैं इंटेंशनल, मतलब गलत भावना से संता ने बंता के ऊपर जो है केस डाला था। नेक्स्ट चीज़ जो है, बंता संता के ऊपर जस्टिस के लिए, न्याय के लिए केस तभी कर सकता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का ब्लेम तभी लगा सकता है जब वो पहले केस से बाइज्जत बरी हो गया हो। बाइज्जत बरी होने का मतलब है कि जो पहला केस है वो टर्मिनेट हो गया हो, कानूनी कार्यवाही पहले केस की ख़त्म हो गई हो और किसके फेवर में आई हो, बंता के फेवर में आई हो, बंता के फेवर में आई हो। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लांटिफ और डिफेंडेंट टर्म यूज़ हो रहा है वो जस्टिस के लिए जो मुकदमा, दूसरा मुकदमा जो है बंता ने जो संता के ऊपर डाला है उसके हिसाब से यहाँ पे प्लांटिफ और डिफेंडेंट टर्म जो है वो यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो है बंता को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि संता के इस एक्ट से उसको बहुत सारा लॉस सफ़र करना पड़ा है, उसको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा है, उसकी इज्जत पे दाग लग गया है, उसकी पॉकेट खाली हो गई है कानूनी कार्यवाही में, राइट। तो इवन जो पहला जो केस चल रहा था, कानूनी कार्यवाही चल रही थी, बंता के फेवर में है, लेकिन बंता के फेवर में होने के बाद भी उसको बहुत आप कह लीजिए कि मॉनिटरी टर्म में, मेंटल टर्म में और रेपुटेशन के टर्म में उसको जो है बहुत कुछ झेलना पड़ा है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन वन पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे हम एक एक केस लॉ देखने जा रहे हैं। आई होप आपके माइंड में एक पिक्चर बन चुकी होगी कि हाँ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। आप यूट्यूब पे आप जो है चीज़ें देख सकते हैं, आप कमेंट भी वहाँ पे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और आपको एक एक चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आपके फील्ड में जितना भी मेरे पास नॉलेज है, CA CS LLB जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो सारा नॉलेज मैं आप लोगों को देने के लिए रेडी हूँ, बस आपको पढ़ना है, राइट। चलिए वन बाय वन हम केस यहाँ पे देखते हैं। पहला केस है नागेंद्र नाथ रे वर्सेस बसंता दास वैराग्य का। अब इस केस में क्या हुआ था, अब इस केस को जरा ध्यान से देखिएगा। केस का नाम नहीं याद रहा है लेकिन आपको एक एग्जाम्पल की तरह चीज़ों को जो है वो समझना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक चोरी हुई थी,
एक व्यक्ति के घर पे जो है चोरी हुई थी, राइट। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, यहाँ पे उस व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब यहाँ पे ये जो डिफेंडेंट वर्ड जो है वो डिफेंडेंट वर्ड न्याय के लिए जो दूसरा केस डाला गया जिसमें डिफेंडेंट के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आरोप लगा है, राइट। प्लांटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर क्या लगाया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आरोप लगाया, यानी सेकंड वाले केस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, चलिए इसको ए और बी करके मैं आपको समझा देती हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ए के घर पे डकैती पड़ी, चोरी हुई बेसिकली ए के घर में जो है चोरी हुई, और ए ने उसका इल्ज़ाम उसे बताया, किसको सस्पेक्ट बताया, बी को सस्पेक्ट बताया। बी को पुलिस ने अरेस्ट किया, राइट, और उसको मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रेजेंट किया गया फाइनल पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि ए ने जो शक जाहिर किया तो बी के लिए जाहिर किया था। बी को जब पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके आपको पता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट करना होता है। तो बी को जब पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया तो जो फाइनल पुलिस रिपोर्ट थी उसमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला, बी के खिलाफ कोई भी एविडेंस जो है नहीं मिला कि बी ने चोरी की है। तो यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया। अब बी भाई साहब को गुस्सा आ गया और बी भाई साहब ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो मिस्टर ए के ऊपर जो है लगा दिया। तो यहाँ पे बी भाई साहब ने मिस्टर ए के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो दायर कर दिया। लेकिन यहाँ पे जजेस ने क्या कहा कि ये केस मेंटेबल नहीं है, क्योंकि बी के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया गया था। वो केवल जो कार्यवाही हुई थी वो पुलिस की कार्यवाही थी, और पुलिस की कार्यवाही कानूनी जो मेन मुकदमा चलाते हैं उससे अलग होती है। तो पुलिस प्रोसीडिंग्स अलग होती है और कोर्ट का जो प्रोसिक्यूशन चलता है, जो मुकदमा चलता है, जो ट्रायल चलता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बी के ऊपर जब कोई मुकदमा ही नहीं चलाया गया तो उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन हुआ ही नहीं, कोई कोर्ट केस डाला ही नहीं गया, केस डालने के पहले ही उसके खिलाफ उसको निर्दोष जो है उसको वो निर्दोष साबित हो गया और वो कोर्ट अदालत के कटघरे तक पहुंचा ही नहीं, तो ये माना जाएगा कि उसके ऊपर जो है प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही नहीं हुई है, कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है, तो बी जो है ए के ऊपर केस नहीं डाल सकता है। तो जब जस्टिस के लिए, यहाँ पे आपको याद रखना है, जब जस्टिस के लिए मुकदमा किया जा रहा है, यानी कि बंता भाई साहब जब संता के ऊपर केस डाल रहे हैं और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आरोप लगा रहे हैं, तो बंता को हमेशा ये याद रखना है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब एक्चुअल में संता ने उसके ऊपर मुकदमा दायर किया हो। तो पहली चीज़, एक्चुअल में जो प्लांटिफ न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है उसके ऊपर झूठा मुकदमा दायर होना चाहिए, तभी वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए दायर कर सकता है, राइट। तो ये पॉइंट मैं भी आपको पहले समझा भी चुकी हूँ। प्रोसिक्यूशन बाय डिफेंडेंट, यानी कि संता ने बंता के ऊपर झूठा मुकदमा एक्चुअल में दायर किया हो, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने जा रहे हैं, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी ऑलरेडी समझाई हुई थी कि जब बंता कोर्ट का दरवाज़ा न्याय के लिए खटखटा रहा है तो बंता को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो दोषी नहीं था। संता ने जो उसके ऊपर आरोप लगाया था वो आरोप झूठा था, वहाँ पे उस आरोप को लगाने के लिए कोई रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज नहीं था, कोई भी सोचा समझा का मतलब कि कोई भी ऐसा कारण नहीं था जो समझ में आए या जिसकी संभावना हो, राइट। तो यहाँ पर एवरेथ वर्सेस नॉर्थ
ईस्टर्न रेलवे के केस में जज ने बोला था कि हमेशा आप 3 बातें याद रखनी चाहिए। अगर कोई किसी के ऊपर मुकदमा दायर कर रहा है तो 3 बातें याद रखनी चाहिए कि कारण है, वहाँ पे कारण है मुकदमा दायर करने के लिए कि नहीं है। सबसे पहली बात, जो पर्सन कंप्लेन कर रहा है, जो भी पर्सन कंप्लेन कर रहा है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहता है, कानून के दरवाजे खटखटा कर कानूनी कार्यवाही करना चाहता है, तो कानूनी कार्यवाही करने वाले पर्सन को ये श्योर होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसको सारे फैक्ट्स मालूम हैं। केवल शक के बुनियाद पे उसको पहले सारे जो सबूत हैं, वो सारे जो सबूत हैं, गवाह हैं, वो इकट्ठे कर लेने चाहिए, राइट। उसको ये पता होना चाहिए, केवल ये नहीं कि उसको शक है और उसने जो है ऐसे ही किसी के ऊपर जो है झूठा मुकदमा डाल दिया। तो हमेशा मुकदमा डालने के पहले जो मुकदमा डाल रहा है व्यक्ति, जो आरोप लगा रहा है, उसको सारे फैक्ट्स यानी सच्चाई मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़, मुकदमा डालने वाला व्यक्ति ऑनेस्टली इस बात पे बिलीव करता हो, ऑनेस्टली इस बात पे बिलीव करता हो कि जो सच्चाई उसको मालूम है और जो एलिगेशन यानी कि वो जो दोष लगा रहा है वो सही है, दोष लगा रहा है वो सही है। तीसरी चीज़, जो भी फैक्ट्स हैं वो प्राइमा फेसी यानी कि फर्स्ट टाइम अगर उस एविडेंस को देखा जाए, जो भी फैक्ट्स है वो प्राइमा फेसी एविडेंस पे जो है बेस्ड होने चाहिए। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको कंक्लूसिव और प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब ऑलरेडी मालूम है। तो प्राइमा फेसी एविडेंस के बेसिस पे जो फैक्ट्स हैं वो उसके पास होना चाहिए, यानी कि उसके पास सबूत भी होने चाहिए जो एक बार दिखने में ये साबित करते हो कि हाँ, जो जिसके ऊपर मुकदमा डाल रहे हैं यानी डिफेंडेंट जो है वो दोषी है, राइट। तो बंता को ये साबित करना होगा कि बंता जो है निर्दोष था, उसके ऊपर वो आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था जब बंता संता के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डालता है, राइट। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे अंतर्जमी शर्मा वर्सेस पद्मा बेवा का केस है। यहाँ पर सबसे पहली बात, 2 बातों के बाद तीसरी बात में बंता को क्या साबित करना होगा कि सामने वाले का, बंता को साबित करना होगा कि संता का गलत इंटेंशन था, जानबूझकर उसने परेशान करने के लिए बंता के ऊपर केस डाला था। तो इस केस में क्या हुआ था, इस गिवन केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ या अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ टर्म वो यूज़ कर रहे हैं, ये झूठा मुकदमे वाले, यानी कि पहला जो केस डाला गया उसके हिसाब से प्लेंटिफ टर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो जो प्लेंटिफ थी वो जिसने झूठा मुकदमा डाला था, वो मेड के तरीके से एक व्यक्ति के घर में काम करती थी, एक पर्सन के घर में मेड का काम करती थी, यानी झाड़ू पोछा सफाई का काम करती होगी। तो उसने जो है उस घर के का जो ओनर था उस पे ये आरोप लगाया, ये एलिगेशन लगाया कि वो उस घर में काम कर रही थी और उस व्यक्ति ने उस महिला का रेप करने की कोशिश की, क्योंकि वो मेड का काम करती थी। तो उस व्यक्ति ने उसका जो है वहाँ उस घर का जो मालिक है उसने उसका रेप करने की कोशिश की। तो इस कंप्लेन के कारण जो है उसके ऊपर ये चार्जेस लगे, घर के मालिक के ऊपर चार्जेस लगे, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही जो है की गई और उसके ऊपर ये जो झूठा आरोप लगा, इससे उसकी रेपुटेशन, उसकी इज्जत पे दाग लगा, उसकी इज्जत को और का पे दाग लगा, उसकी रेपुटेशन जो है वो सोसाइटी में ख़त्म हुई। तो यहाँ पर फिर हुआ ये कि जब मुकदमा चला तो वहाँ पे कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था और वो निर्दोष साबित हुआ। ही वॉज एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब यहाँ पे होता है निर्दोष। वो निर्दोष साबित हुआ, तब उस व्यक्ति ने मालिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगाया उस मेड पे। यहाँ पर मेड, यहाँ पे प्लांटिव वर्ड जो यूज़ हुआ है, जो झूठा मुकदमा चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्लांटिव टर्म जो है वो यूज़ हुआ है। तो आपको केस लॉ बहुत ध्यान से पढ़ना है कि
जो झूठा मुकदमा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पढ़ रहे हैं, कि जो मल्शियस प्रोसिक्यूशन का केस डाला गया था, न्याय के लिए जो केस डाला गया तो उसके अकॉर्डिंग प्लेंटिफ और जो डिफेंडेंट हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मेड के ऊपर उस व्यक्ति ने जो है झूठा मुकदमा जो दायर हुआ था उसका आरोप लगाते हुए न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो इस केस में जज ने जो जजमेंट दिया वो ये था, द प्लेंटिव मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि उस मेड ने जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट बोला था, यानी कि गलत आरोप लगाया था, डिफेंडेंट के ऊपर गलत एलिगेशन लगाया था। तो वो जो है कंपनसेशन जो है पे करेगी, क्योंकि जो रेपुटेशन को हानि हुई है उसके लिए वो कंपनसेशन उस व्यक्ति को वो मेड जो है वो पे करेगी, क्योंकि उसने झूठा आरोप लगाया था। तो आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट केस में रामलाल वर्सेस महेंद्र सिंह के केस में आ रहे हैं। तो पहले हम केस को समझ लेते हैं। यहाँ पर चौथी बात ये बोल रहे हैं, आपको ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि संता ने बंता के ऊपर झूठा मुकदमा चलाया, राइट। अब बंता संता के ऊपर झूठे मुकदमे का आरोप कब लगाएगा, जब जो झूठा मुकदमा है वो ख़त्म हो चुका है, राइट। और किसके फेवर में जो जजमेंट आया, बंता के फेवर में आया, निर्दोष व्यक्ति के फेवर में जजमेंट आया है, यानी कि उस कानूनी कार्रवाई में बंता के खिलाफ कोई एविडेंस जो है प्रूफ नहीं हो पाए, कोई सबूत नहीं मिला, तो संता जो है केस हार गया। तो पहली बात, वो जो झूठा केस चल रहा था वो ख़त्म होना चाहिए और किसके फेवर में जजमेंट आना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति के फेवर में जजमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे रामलाल वर्सेस महेंद्र सिंह का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ था कि रामलाल के सन ने, बेटे ने सुसाइड कर लिया था। तो रामलाल ने जो है एक कंप्लेंट डिफेंडेंट के ऊपर डाली कि उसके बेटे का सुसाइड करने का जो कारण था वो व्यक्ति था, राइट। तो रामलाल ने अपने बेटे के सुसाइड का आरोप जो है एक व्यक्ति पे लगाया। और ये जो केस था, पहला जो केस था, आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक केस जो है झूठा मुकदमा होता है, यहाँ पे चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये केस जो था वो 3 साल तक चला। इवन जो डिफेंडेंट था उसको कस्टडी में 3 महीने की कस्टडी में भी पुलिस ने रखा, लेकिन आप कह लीजिए कि एविडेंस की कमी होने के कारण, सबूत कम होने के कारण वो निर्दोष जो है साबित हो गया। इसके बाद जो डिफेंडेंट था उसने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो केस किया वो वापस रामलाल के ऊपर किया। जो डिफेंडेंट था उसने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो रामलाल के ऊपर जो है किया, यानी कि न्याय के लिए फिर से कानून का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि इसके पहले ही जो रामलाल थे उसने, क्योंकि उनको, आपको पता है कि जब आप किसी जजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हो, हाई कोर्ट के जजमेंट से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हो। तो यहाँ पे रामलाल जी जो थे वो ऑलरेडी, जब वो निर्दोष तो साबित हो गया होगा निचली अदालत में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन प्लेंटिफ ने एक अपील डाल रखी थी राजस्थान हाई कोर्ट में, क्योंकि वो जानते होंगे या तो निर्दोष नहीं होगा या निचली अदालत के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने अपील डाल रखी थी। इवन जो रामलाल जी थे उनके, ये जब तक ये मुकदमा चला उसके बीच में उनकी डेथ भी हो गई। उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुकदमा चालू रखा। तो यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है डिसीज़न दिया, मेला फीडे इंटेंशन था। मेला फीडे मतलब कि दुर्भावना, बैड इंटेंशन के साथ जो है उसने, क्योंकि वो संता जो है बंता का बुरा करना चाहता था, तो मेला फीडे इंटेंशन था। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो मेला फीडे होता है, राइट। तो मेला फीडे जो था इंटेंशन था, ये चीज़ उसको प्रूफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर राजस्थान कोर्ट ने क्या बोला कि रामलाल के ऊपर, रामलाल यानी कि जिसके बेटे ने सुसाइड किया था, रामलाल के ऊपर जो व्यक्ति है वो मेला फीडे इंटेंशन
मेलाफिडे इंटेंशन का आरोप नहीं लगा सकता है। यहाँ पे कोई जो है गलत भावना से आरोप नहीं लगाया गया था। तो यहाँ पे साफ साफ राजस्थान हाई कोर्ट ने, थोड़ा सा डिसीजन अलग है, हाई कोर्ट ने साफ साफ ये बोला कि प्लेंटिफ जो है वो निर्दोष साबित हो गया है। प्लेंटिफ वर्ड अब यहाँ पे जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस किया गया था, उस व्यक्ति ने न्याय के लिए जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भले ही प्लेंटिफ जो है निर्दोष साबित हो गया, उसके खिलाफ जो है सबूत नहीं मिले, उसको जो है दोषी नहीं करार दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसको निर्दोष साबित करके दिया गया वो छूट गया। इसका मतलब वो नहीं है कि वो रामलाल के ऊपर जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रामलाल का कोई मेलाफिडे इंटेंशन नहीं था, गलत इंटेंशन से उन्होंने केस नहीं किया था। ये चीज़ जो है यहाँ पे प्लेंटिफ प्रूफ नहीं कर पाया था कि रामलाल का कोई मेलाफिडे इंटेंशन था, राइट। तो ये चीज़ भी प्रूफ करनी पड़ती है कि हाँ, जो झूठा केस डाल रहा है उसने गलत इंटेंशन से आपके ऊपर जो है झूठा केस डाला था, ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे 4th पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि केस जो है ख़त्म हो जाना चाहिए, केस जो है ख़त्म हो जाना चाहिए, और जो जिस निर्दोष पे आरोप लगाया है वो निर्दोष साबित हो जाना चाहिए, उसके बाद ही मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो निर्दोष व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल सकता है। लेकिन यहाँ रामलाल वर्सेस महेंद्र सिंह के केस में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो व्यक्ति ये प्रूफ नहीं कर पाया कि रामलाल का कोई मेलाफिडे इंटेंशन था, कोई दुर्भावना से किया गया केस था, राइट। चलिए, अब हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि जो निर्दोष व्यक्ति है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने सफ़र किया, उसको नुकसान हुआ, उसके रेपुटेशन को धब्बा लगा, ये चीज़ उसको प्रूफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपके सामने एक केस है, विश्वेश्वर शंकरराव देशमुख एंड अनर वर्सेस नारायण विठोबा पाटिल, इनका केस है। तो यहाँ पे क्या था कि प्लेंटिफ जो था वो सरपंच था, प्लेंटिफ जो था वो सरपंच था, राइट। गांव का एक श्रीपुटी गांव था, वो सरपंच था। और यहाँ पे 2 डिफेंडेंट थे, एक डिफेंडेंट जो है वो ग्राम सेवक था, जिला परिषद का ग्राम सेवक था, और दूसरा जो डिफेंडेंट था वो टीचर था, राइट। तो जो गांव के सरपंच जी थे उन्होंने ग्राम सेवक और इस टीचर के ऊपर आरोप लगाया। पहली बात, उन्होंने ग्राम सेवक के ऊपर ये आरोप लगाया, सरपंच थे वो गांव के, उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो ग्राम सेवक है वो कुछ गलत काम कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, राइट, मिसबिहेवियर, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। डिफेल्केशन यानी कि गबन होता है, मतलब चोरी, रुपया गायब करने को आप बोलते हैं, राइट। तो गड़बड़ी कर रहा है, चोरी, गबन कर रहा है। गबन हिंदी में टर्म होता है, यानी कि रुपए गायब करना उसको बोलते हैं। और अकाउंट्स में फॉर्जरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, अकाउंट ढंग से चोरी छुपा रहा है, राइट। और दूसरे टीचर के ऊपर आरोप लगाया कि टीचर को जो ड्यूटीज़ करनी चाहिए वो ड्यूटीज़ इरेगुलर मैनर में यानी कि कायदे से नहीं कर रहा है। तो ये आरोप जो है सरपंच जी ने ग्राम सेवक और टीचर के ऊपर लगाया। अब ये जो ग्राम सेवक थे और जो टीचर था वो उनसे खुंदस खा गए, राइट, कि इन्होंने हमारे ऊपर आरोप क्या लगाया। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, एक कॉन्स्पिरेसी की कि वो गांव के सरपंच को जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फंसा देंगे। और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो ग्राम सेवक था उसने एक एफआईआर जो है पुलिस को लॉन्च की, और झूठी एफआईआर ये लॉन्च की थी। इस समय उसने बोला कि जो सरपंच है वो उसने ग्राम सेवक को डराया धमकाया है। सॉल्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। ये झूठी कंप्लेंट डाली, और झूठी कंप्लेंट के बेसिस पे जो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की, उसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सरपंच के ऊपर शुरू की। लेकिन सरपंच जो था वो दोषी नहीं पाया गया, निर्दोष पाया गया। सरपंच जो है वो निर्दोष
पाया गया, जो भी उसके ऊपर दोष लगे थे वो साबित नहीं हो पाए। और उसके बाद जो है ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये जो झूठा मुकदमा उस ग्राम सेवक ने सरपंच के ऊपर डाला था, झूठा मुकदमा जो ग्राम सेवक ने सरपंच के ऊपर डाला था, उसका कोई कारण नहीं था, रीजनेबल कारण नहीं था। वो उसने गलत फॉल्स झूठा मुकदमा जो है, फॉल्स प्रोसिक्यूशन जो है वो डाल रखा था, जिसके कारण सरपंच की जो गांव में प्रेस्टीज थी, जो रेपुटेशन थी, जो इज्जत थी, उस पे दाग लगते लगते बचा। राइट, तो यहाँ पर उनकी इज्जत और उनका जो सोसाइटी में मान सम्मान था सरपंच होने के नाते और पॉलिटिशियन होने के नाते, उस पर जो है क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे जब सरपंच जी ने उनके ऊपर दोबारा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाला, तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजनेबल और प्रोबेबल कारण के, गलत इंटेंशन के साथ, मेलाफिडे इंटेंशन के साथ जो है उस ग्राम सेवक ने उनके ऊपर जो है मुकदमा डाला सरपंच को परेशान करने के लिए, जिसके कारण सरपंच की जो इज्जत है उससे नुकसान पहुंचा, गांव में जो उनकी इज्जत थी। और इसलिए दोनों डिफेंडेंट को बोला गया कि वो सरपंच जी को कंपनसेशन जो है प्रोवाइड करे, जो नुकसान हुआ है सरपंच को, जो डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे। तो आई होप कि आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है अभी तक में समझ में आ गया होगा। थैंक यू डियर।